जीएमसी राजौरी में एक और महिला की इलाज के दौरान मौत। मृतक महिला के पति की भी कुछ दिन पहले हुई थी संदिग्ध मौत। महिला की मौत के साथ ही 16 पहुंचा संदिग्ध मौतों का आंकड़ा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे अभी तक की अहम बड़ी खबर की। सबसे पहले बात होगी राजौरी की, क्योंकि कंडी बढ़ाल इलाके में संदिग्ध मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस इलाके की एक और महिला ने जीएमसी राजौरी में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसकी पहचान जत्ती बेगम के रूप में की गई है। जत्ती बेगम को इलाज के लिए जीएमसी राजौरी में वीरवार को एडमिट करवाया गया था, जहां पर आज उसने अंतिम सांस ली। इस मौत के साथ ही कंडी बढ़ाल में होने वाली संदिग्ध मौतों का आंकड़ा अब 16 पहुंच चुका है और जत्ती बेगम के पति की भी कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में हो रही मौतों की जांच के लिए सिट का गठन किया है और स्वास्थ्य विभाग भी अपने स्तर पर जांच में जुटा है। तो आपको बता दें कि ये जो जत्ती बेगम है, 60 वर्षीय ये महिला वृद्धावस्था की थी और कुछ दिन पहले ही इसके पति की भी मौत हुई थी। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो एक ही परिवार के 16 अलग अलग फैमिलीज हैं, जो यहाँ 3 अलग अलग फैमिलीज हैं और इन 3 फैमिलीज के अंदर ये 16 मौतें जो है वो वाकया हुई हैं। ये लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और कल भी एक मौत वाकया हुई थी, जिसमें कि एक 10 साल की छोटी बच्ची परसों देर रात को जो है अंतिम सांस ली गई और आज एक और 60 साल की जत्ती बेगम ने अंतिम सांस जीएमसी राजौरी में इलाज के दौरान ली है। तो जहां पर अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करेंगे, पुणे, दिल्ली जैसे बड़े शहरों से टीम्स यहां पर पहुंची और इनके जांच के लिए सैंपल्स भी बाहर भेजे गए, लेकिन ना ही कोई वायरस आया है और ना ही कोई इन्फेक्शन आई है, जिसके चलते कि अब कहीं ना कहीं पुलिस ने ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली है और पूरा जो जांच का विषय है अब ये बन चुका है। तो हमारे साथ जमशीद मलिक राजौरी से ज्वाइन कर चुके हैं। लगातार जमशीद भी इस खबर पर नजर बनाए रखे हैं, क्योंकि काफी अहम हो जाता है, क्योंकि 16 मासूम लोगों की जाने गई है, जिसमें 11 बच्चे शामिल हैं। जमशीद बताइएगा, जहां पर ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जैसे ही नया दिन चढ़ता है एक और मामला सामने आ जाता है, एक और नई मौत सामने आ जाती है। 16 का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। कब तक ये चलेगा, कब तक जांच जो है वो होगी और कब तक कारण पता चल पाएंगे, क्या कुछ लगता है? पूरी जानकारी दीजिएगा। शिवन, जहां तक बढ़ाल इलाके की बात करें, 7 दिसंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ था और 13 दिसंबर को दूसरा मामला सामने आया था, जिसमें पहले 9 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और उसके बाद हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। उसके बाद 12 दिसंबर को उसी तरह का एक और केस मोहम्मद असलम के घर से सामने आया, जिसके 6 बच्चे अफेक्टेड पाए गए, जिनको राजौरी और राजौरी के बाद उनको जम्मू भेजा गया, जिनमें से 5 बच्चों ने इस वक्त तक दम तोड़ दिया और 6ठी बच्ची इस वक्त जेर इलाज है और उसकी हालत भी तशवीशनाक बनी हुई है। उसके बाद देर रात को एक और केस सामने आता है इसी खानदान से, जिसमें एक बुजुर्ग महिला जो है जट्टी बेगम, इसकी मेडिकल कॉलेज के अंदर मौत हो जाती है और इस वक्त तक मरने वालों की तादाद 16 तक पहुंच चुकी है, मगर इनके मरने का कारण, इनकी मौत के कारण अभी तक सामने नहीं आ पा रहे। ये एक जरूर तशवीश की बात है जो लोगों के अंदर डर पैदा कर रही है। हालांकि उसके बाद पुलिस महकमा हेल्थ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि किसी तरह का कोई वायरस या कोई इन्फेक्शन इस इलाके में नहीं है, जिसके बाद एक पुलिस की सिट बनाई गई है, जिसमें एसपी रैंक के ऑफिसर को शामिल किया गया और वो सिट अब इस पे अपना काम कर रही है। इस सिट के हवाले से जहां तक है कि जल्द वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हालांकि इसके बाद जहां तक प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने इन तीनों घरों को सील कर दिया और तीनों घरों के खाने पीने का जो सामान है उसको बंद करके प्रशासन की तरफ से अब इनको खाने पीने का सामान, रहने के लिए जगह और कंबल तक भी प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं। किसी भी चीज का बाहर से इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। उससे पहले अगर देखा जाए 13 दिसंबर को ही इस तरह की बात सामने रखी गई थी, जब टेस्टिंग का सिलसिला शुरू किया गया तो उसमें पानी या खाने पीने की चीजों की सैंपलिंग की गई, वो बिल्कुल नॉर्मल पाई गई। उसके बाद तमाम रिपोर्ट अब तक नॉर्मल आ रही है, मगर इन लोगों के मरने के कारण और बीमार होने का कारण अभी तक समझ नहीं आ रहा है। मुल्क की तारीख में पहला ऐसा केस होगा जिसमें पिछले 40 दिनों के अंदर 16 लोगों ने अपने जाने गंवाई और जाने का कारण अभी तक सामने नहीं आ रहा। देर रात को भी एक मौत हुई और इस तरह मरने वालों की तादाद इसमें इस वक्त 16 तक पहुंच चुकी है। शिपन, जमशीद, इनके जो ब्लड सैंपल्स हैं
ये बाहर के कुछ शहरों में भी भेजे गए हैं, यानी कि पुणे और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भेजे गए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। वहां से जांच कर कर जब चीजें साफ हुई कि ना ये इन्फेक्शन है, ना ये वायरस है, ना ये फूड पॉइजनिंग का मामला है, तो आखिरकार किस तरीके से मामले सामने आ रहे। तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इसको लेकर बात कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू ने भी कहा है कि अब जिम्मेदारी जो है वो पुलिस प्रशासन के कंधे पर है और इस पूरे मामले की तहकीकात अब पुलिस प्रशासन कर रही है। तो उस हवाले से बताएगा कि पुलिस की तहकीकात, पुलिस ने किस तरीके से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, क्योंकि 3 ही ऐसे घर हैं, 3 ही ऐसी फैमिलीज हैं जो कि आपस में भी रिश्तेदार हैं। इसी एक बड़े परिवार के 16 मौतें जो है वो वाकया हुई है। जी पर बिल्कुल ये एक ही परिवार है, इसको हम ये कह सकते हैं, क्योंकि 7 तारीख को फजल हुसैन के घर से ये सिलसिला शुरू हुआ, तो 13 तारीख को इसके साथ रफीक के घर में ये मामला सामने आया। उसके बाद बिल्कुल 1 महीना खामोशी के बाद 12 तारीख को फिर ये इसी तरह का मामला मोहम्मद असलम के घर से सामने आया। एक ही परिवार, एक परिवार के 2 लोग। जहां तक मैं पहले आपको बताता चलूं कि मोहम्मद यूसुफ, जिसकी 4 दिन पहले इसकी मौत हुई और रात को इसकी बीवी की मौत हुई है, ये दोनों मियां बीवी थे, इनकी कोई औलाद नहीं थी। इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है मोहम्मद असलम को, जिसके 6 बच्चे थे, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है। क्योंकि एक मामला इस तरह क्रिमिनल एंगल से देखा जा रहा है कि अगर कोई वायरस होता या कोई और इन्फेक्शन होती, वो एक ही खानदान को टारगेट नहीं करती और लोग भी इसमें अफेक्टेड होते, मगर ये एक ही फैमिली है। जो तीनों घर हैं ये एक ही फैमिली है, यही लोग अफेक्टेड इसमें हो रहे हैं और वक्फे वक्फे से इनकी जानें भी जा रही हैं। इसके बाद ये मामला इस तरह लग रहा है कि इसमें क्रिमिनल एंगल है। क्रिमिनल एंगल को देखते हुए पुलिस की तरफ से सिट बनाई गई है। सिट की तरफ से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ये मामला साफ हो जाएगा और जो लोग भी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं उनको जरूर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि ये 16 लोगों की 3 घर इसमें इस वक्त तक वीरान हो चुके हैं, जिसमें 16 में से 12 सिर्फ मासूम बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं और एक बच्ची इस वक्त बची है इस पूरे केस के अंदर। इस तरह अगर हम कुल मिला के बताएं 18 लोग इसमें अफेक्टेड हुए, जिसमें एक लेडी ऐसी थी जो पहला केस मोहम्मद अफजल के घर से सामने आया था, उसकी बीवी इसमें बचकर घर वापस पहुंची है। उसके बाद एक भी शख्स इसमें अभी तक घर वापस जिंदा नहीं पहुंच पाया। ये एक बड़ा मामला जरूर निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि जिस तरह ये बताया जा रहा है, जो बच्ची, छठी बच्ची जो एडमिट है इस वक्त जम्मू में, उसकी भी हालत तशवीशनाक बनी हुई है, क्योंकि लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जब डे 1 को ये केस सामने आए थे, उस वक्त ये देखा गया था, जब उन बच्चों को हमने देखा, उन बच्चों से हमने बात की थी, वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद अचानक वो कॉन्शियस होते हैं। बिल्कुल इस तरह के सिम्टम तमाम बच्चों में या लोगों में पाए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से अब इन्वेस्टिगेशन काफी तेज कर दी गई है। शिपन, लेकिन जमशीद, यहाँ पर जब सैंपल्स की जांच हुई तो उनमें यह भी पाया गया है कि इनकी बॉडी में से न्यूरोटॉक्सिन्स पाए गए हैं और ये न्यूरोटॉक्सिन्स जो है वो स्नेक का जो विष होता है, यानी कि जो स्नेक का जो जहर होता है उसमें से निकलता है। अब इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि ये जो तमाम जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बात सामने रखी है। शिपन, ऑफिशियल तौर पर कोई ऐसी रिपोर्ट अभी तक मंजरेआम पर नहीं आई है जिसमें न्यूरोटॉक्सिन की बात की जाए। ये जरूर खबरें निकलकर सामने आ रही है कि न्यूरोटॉक्सिन इसमें पाया गया। न्यूरोटॉक्सिन कितनी मात्रा में पाया गया, ये चीजें अब साफ करने की जरूरत है। क्योंकि डॉक्टरों से हमने बात की, उनका यह भी मानना है कि कुछ ऐसे न्यूरोटॉक्सिन या ऐसे पॉइजन भी होते हैं जो सिर्फ ब्रेन पर अटैक करते हैं। क्योंकि एक खबर और निकलकर सामने आई, क्योंकि इस खबर पर जब हमने कुछ और डॉक्टरों से भी बात की, उन्होंने ये कहा कि जब इनके MRI करवाए गए तो इनके ब्रेन में थोड़ी सी सूजन पाई गई है। क्योंकि कई तरह से इसको अब एंगल देखा जा रहा है। अगर कोई और जहर दिया जाता वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर पूरी तरह साफ हो जाता, क्योंकि कई किस्म के जहर जिसमें न्यूरोटॉक्सिन का एक ऐसी मात्रा भी है जो सिर्फ ब्रेन पर अटैक करती है। डॉक्टरों का मानना है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसी चीजें निकलकर बहुत सारी सामने आ रही है, मगर अभी तक पूरी तरह क्लियर हम इसको नहीं कर पाएंगे कि क्या चीज इनको दी जा रही है, किस कारण इनकी मौत हो रही है। ये चीजें अभी निकलकर किसी तरह सामने नहीं आ पा रही है। जमशीद, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जहां पर तमाम अलग अलग लोग, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज राजौरी पहुंच रहे हैं। कल रविंदर रैना भी पहुंचे थे, उन्होंने कहा है कि ये मामला गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच चुका है, उन्हें भी इस मामले में पूरी जानकारी है किस तरीके से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो क्या लगता है कि नेशनल लेवल पर भी कोई टीम गठित की जाएगी ताकि राजौरी में जो केस चल रहा है ये सॉल्व हो पाए? शिपन, बिल्कुल नेशनल लेवल की जहां तक बात करें, नेशनल लेवल की एक और मेडिकल की टीम कल से बटाल के अंदर पहुंची है, जिसमें कुछ साइंटिस्ट भी शामिल हैं। वो भी इस इलाके में जांच करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक चीज और देखने वाली ये थी कि जब अब सियासी लीडरान के दौरे उस वक्त शुरू हुए जब सकीना इत्तू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि इस इलाके में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या वायरस नहीं है। उसके बाद सियासी लीडरान के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल जहां रविंदर रैना, चौधरी जुल्फकार अली, इकबाल मलिक और MLA पुलवामा वहीद परे भी वहां पहुंचे थे। और इस तरह आने वाले दिनों में मस्जिद और
और लीडरान भी देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि चीफ मिनिस्टर भी इस इलाके का जल्द दौरा कर सकते हैं। इस तरह की खबरें जरूर और निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि अब इसको सियासी लीडरान के आने का सिलसिला जो शुरू हो चुका है, आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, क्योंकि जब तक अगर ये चीज पूरी तरह साफ नहीं होगी, इस मामले को उछालने के लिए भी लोगों की तरफ से काम जरूर किया जा सकता है। चिपन, ठीक है जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जमशीद मलिक यहाँ पर लगातार अपडेट कर रहे थे राजौरी के बुधेल इलाके से, जहां पर कि ये मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है और चिंता का विषय ये है क्योंकि 16 मौतें जो है वो हो चुकी है। 16 जो एक ही परिवार की जानें हैं वो जा चुकी हैं। सिर्फ एक ऐसी महिला है जो कि ठीक होकर अस्पताल से अपने घर पहुंची, बाकी सारे लोग जो है वो अस्पताल में ही अपना दम तोड़ देते हैं, जिसमें कि 12 छोटे बच्चे भी शामिल है। अब इसको लेकर सिट का गठन किया गया है और जहां पर डॉक्टरों ने अपना काम किया, वहीं पर दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले ली है और इस एक परिवार की 16 मौतों के कारणों का पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसी बीच अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर गणतंत्र दिवस के हवाले से बात की जाए तो उससे ठीक पहले कठुआ जिले के दूरदराज के इलाकों में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली है कि गणतंत्र दिवस से ठीक पहले पाकिस्तान इस और आतंकी घुसपैठ करवाने की फिराक में है, जिसके चलते इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, वहीं कठुआ के बिलावर सहित अन्य ऊपरी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कठुआ की सीमाएं उधमपुर और डोडा के साथ भी लगती है, जहां पर पहले भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में जंगलों में कई बार एनकाउंटर पेश आ चुके हैं। तो इस हवाले से अपडेट करने के लिए हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से मुस्तैदी से वहां पर हमारे सुरक्षा बल डटे हैं। रंजीव, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जहां पर ये बताया जा रहा है कि कुछ इनपुट सिक्योरिटी एजेंसीज तक पहुंचे हैं, जिसके आधार पर अब वहां पर बड़े पैमाने पर गणतंत्र दिवस से ठीक पहले सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरी जानकारी बताइएगा। देखिए शिपन, मैं बताऊं कि कठुआ जिला पिछले 1 साल से आतंकी घटनाओं को लेकर काफी सुर्खियों में रहा है। 2 से 3 इनकाउंटर हो चुके हैं और उसके बाद से ही इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनात को काफी हद तक बढ़ा दिया गया है, चाहे मैदानी इलाका हो, चाहे पहाड़ी इलाका हो, बिलावर और बनी का इलाका हो। इस इलाके में सेना के कैंप्स जो हैं वो बढ़ाए गए हैं, एसओजी की टीमें लगाई गई हैं। लेकिन कल देर शाम को ये खबर आई कि बन्नू सरोल इलाका जो उज दरिया से सटा हुआ है, वहां पर कुछ हरकत देखी गई। कुछ संदिग्धों के बारे में सिक्योरिटी एजेंसी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन उसके बाद वहां पर एक बड़े पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा, और लगातार उस इलाके में सर्च, जो जितना भी इलाका है उस दरिया के किनारे का ऊपर जहां से आता है, क्योंकि ये दरिया जो है वो भद्रवा इलाके से होकर निकलता है। और कठुआ जिले की बात करूं तो 3 जिले इसमें, उधमपुर जिला, कठुआ और भद्रवा जो डोडा किश्तवाड़ है, उसकी सीमाएं आपस में मिलती हैं। तो लगातार आतंकी घटनाओं के बाद, क्योंकि उस इलाके में भी आतंकियों की जो मौजूदगी है वो देखी गई, एनकाउंटर भी हुए, लेकिन इस इलाके में भी हुए। तो यहाँ पे जो एरिया बना हुआ है आतंकियों के लिए, क्योंकि जंगली इलाका है, पूरा पैदल टहरन है, सड़कें बहुत कम है, तो जिसके चलते वहां पर आतंकी मौजूदगी होना जो है वो सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। और ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस इलाके में, अभी तक उनके सुरक्षा बलों के हाथ में कुछ लगा नहीं है, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन। मैदानी इलाकों की बात करूं तो यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन, जितने भी नदी नाले और जो आतंकियों के पुराने रूट रहे हैं वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसएसपी कठुआ शताब्दी सक्सेना से जब हमारी इस बारे में बात हुई तो उससे उन्होंने साफ कहा कि गणतंत्र दिवस पर जो सीमा पार से जो आतंकी संगठन है उनके द्वारा जो कहा गया कि गणतंत्र दिवस पर कठुआ, रामबन और किश्तवाड़ में आतंकी हमले हो सकते हैं, उसी के चलते ये सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं। हर इलाके में सुरक्षा बल चौकस है और हमने पहले भी गुलिस्तान पर एक इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। जब ये खबर आई थी तो बॉर्डर के इलाके से लेकर ऊपर पहाड़ी इलाके, डोडा किश्तवाड़ तक का इलाका जो है
वो सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ है और लगातार चौकस सुरक्षा बल लेकिन किसी भी रंजीव, जहाँ अनटूवर्ड पर सिचुएशन कठुआ को की तैयार खास है। तौर पर अगर बात करें, क्योंकि आप ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से भी बात करते हैं और आपने वहाँ की टोपोग्राफी देखी है, अगर हम बिलावर की बात करें या फिर अन्य जो ऊपरी इलाके हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर किस तरीके से चुनौतियां बढ़ जाती है? क्योंकि कठुआ जहाँ पर कुछ इलाका प्लेन्स का है, वहीं पर कुछ इलाका जो है ऐसे है जहाँ पर बर्फबारी होती है, जैसे बनी है, या फिर अलग अलग इलाके हैं। तो किस तरीके से सुरक्षा बलों के सामने चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। दूसरी तरफ ठंड का ये सीजन है, विंटर सीजन है, जिसके चलते धुंध जैसी चीजें भी देखने को मिलती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसी चुनौतियां किस तरीके से, इन चुनौतियों को पार कर कर सुरक्षा बल वहां पर सुरक्षा के हवाले से काम कर रहे हैं? देखिए, जो कठुआ का जो जितनी भी टोपोग्राफी है वो अलग अलग हिस्सों में बटी है और अलग अलग स्थितियां हर जगह। वहीं मैदानी इलाके की बात करूं तो यहाँ पर धुंध और कोहरे की वजह से बॉर्डर पर विजिबिलिटी रोज सुबह शाम को बहुत इतनी ज्यादा कम होती है दिन भर कि वहां पर सामने से कुछ दिखाई देना सुरक्षा नहीं देता है, जिससे सुरक्षा बलों को काफी चुनौतियों का सामना है। फिर भी बीएसएफ फ्रंट लाइन पर, जो जीरो लाइन पर पहला जो सुरक्षा का प्रभाव है वहां पर तैनात है, उसके पीछे भी एक और बीएसएफ की लेयर है, उसके पीछे सेना है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, एसओजी लगातार इलाके को खंगाल रही है। तो ऊपरी इलाके में बिलावर की बात करूं तो यहाँ पर कैरन जो है वो जंगली है, ज्यादातर 80 से 90% इलाका जो है जंगली इलाका है, जिसके कारण सुरक्षा बलों को पैदल जाना पड़ता है, घने जंगल है और ऊपर से मौसम की मार, क्योंकि इन दिनों में बिलावर से ऊपर बनी के इलाके की बात करूं तो वहां पर लगातार बर्फबारी और घना कोहरा, और जिसके चलते लोगों को आने जाने में रास्ते जो थे, पैदल रास्ते भी कई जगहों पर बंद पड़े हैं। तो उससे ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। और ऊपर से गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा बलों के लिए और भी चुनौती है कि गणतंत्र दिवस पर जो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जो मैसेज जो आए थे वो पास किए गए थे कि आतंकी कोई ना कोई वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बल काफी चौकस है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी चौकस है और लगातार ऑपरेशन चला रही हैं। बनी पोल की बात करूं तो जो इलाका उसी तरह से सटा हुआ है और वहां पर यह आतंकियों का खाना रूट रहा है। यहाँ पर देर रात को कुछ संदिग्ध जो आमदरफ्त जो है वो देखी गई, उसके बाद से ही ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मैदानी इलाके की बात करूं तो यहाँ पर कल भी सर्च ऑपरेशन जो कर्रा नाला हो, चाहे बेई नाला हो, उजे दरिया हो, यहाँ पर लगातार चलाए जा रहे हैं। रंजीव, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि कठुआ जिले से एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है, जहां पर अगर हम बात करेंगे कठुआ की, तो वहां की बड़े विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सरथल की खूबसूरत वादियों में विंटर फेस्टिवल का आयोजन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गुलमर्ग और भदरवा की तर्ज पर इस बार सरथल में भी 21 जनवरी से विंटर फेस्टिवल करवाया जा रहा है, जिसका श्रेय बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह को जाता है, क्योंकि डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने कुछ दिन पहले कठुआ के डीसी को पत्र लिखा था और पत्र लिखकर सरथल में विंटर फेस्टिवल की व्यवस्था करने का आह्वान किया गया था। और खास बात यह है कि पिछले 2 दिनों में सरथल में भारी बर्फबारी भी हुई है, जिससे कि यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक सफेद बर्फ की चादर से ये सभी पहाड़, सभी इलाका जो है वो लिपट चुका है और इसकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बन रही है और आकर्षण का केंद्र यहाँ पर एक बार फिर से रहने वाला है, क्योंकि 21 जनवरी की बात करेंगे तो कुछ ही दिनों में यहाँ पर विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसका सीधा श्रेय जो है वो बनी के विधायक को जाता है, क्योंकि डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो है उन्होंने एक पत्र लिखा था, जिस पत्र में साफ तौर से मांग की गई थी कि बनी भी जो है वो गुलमर्ग और भदरवा की तरह खूबसूरत इलाका है, बहुत सुंदर इलाका है, यहाँ की सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है, जिसके चलते कि यहाँ पर एक विंटर फेस्टिवल का आयोजन होना चाहिए। अब इस चीज को मान लिया गया है और 21 जनवरी को यहाँ पर विंटर फेस्टिवल का आयोजन होगा। इस खबर पर भी जानकारी लेंगे, रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। रंजीव, ये श्रेय सीधा तौर पर बनी के विधायक को जाता है, लेकिन किस तरीके से तैयारियां की जा रही है विंटर फेस्टिवल को लेकर, क्योंकि 21 जनवरी को होगा और कुछ ही दिन शेष बच चुके हैं? बिल्कुल शिपन, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो बनी में जो विंटर फेस्टिवल था, अब उसका नाम जो है वो स्नो फेस्टिवल के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी काफी ज्यादा हो चुकी है। 2-3 दिन पहले बर्फबारी जो पहले की हुई थी वो नहीं थी, वो कम थी, लेकिन
पिछले 1-2 दिन से लगातार बर्फबारी होने से जो स्नो फेस्टिवल बनी में होने जा रहा है, इसको लेकर काफी उत्साह बढ़ गया है। स्थानीय लोगों की बात करूं, चाहे जिला इंतजामिया की बात करूं, तो लगातार यहाँ पर तैयारियां जो है जोरों पर है और बर्फ जो है 2 से 3 फुट पर कर सकता है। और इसके अलावा इसका सारा श्रेय जो है, इसके लिए जो कोशिशें की गई, जो बनी के जो निर्वाचित विधायक है डॉक्टर रामेश्वर सिंह, उनकी तरफ से, क्योंकि उनकी तरफ से जब इसकी घोषणा की गई थी तो हमने गुलिस्तान पर उसको उस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से उन्होंने कोशिश की कि बन्नी में जो विंटर जो स्नो फेस्टिवल है ये होगा और जरूर होगा। उन्होंने उसी टाइम कह दिया था। उसके बाद एक पत्र जो था वो जिला डीसी कठुआ को लिखा था, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति या पूरे जो स्थानीय प्रशासन से उससे बात करके कर दी। अब इसके लिए जो तैयारी है उसके लिए जो वादी है उसको आमंत्रित किया जा रहा है। उसके साथ साथ स्थानीय जो फोक कलाकार हैं, जो जितने भी स्थानीय संस्कृति है उसके कलाकारों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी आमंत्रण भेजा जा रहा है कि आइए, और लोगों को खुला निमंत्रण दिया गया है कि आइए और इस खूबसूरत वादियां जो कठुआ में है, जिनको अभी तक इतना प्रोत्साहन नहीं दिया गया, क्योंकि जिस तरह से ये गुलमर्ग और सोनमर्ग या पहलगाम से किसी भी लिहाज से काम नहीं है ये इलाका, इसको भी विकसित करने की जरूरत है। लेकिन रंजीव, अब सीधे तौर पर अगर हम देखेंगे तो इस विंटर फेस्टिवल के आयोजन से काफी ज्यादा फायदा जो है वो पूरा कठुआ डिस्ट्रिक्ट को होगा, खासतौर पर बने विधानसभा को, क्योंकि टूरिज्म यहाँ पर बढ़ेगा और क्योंकि लोग जो है वो पत्नी टॉप का रुख करते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, कश्मीर घाटी जाते हैं, लेकिन लोगों को यहाँ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर विंटर फेस्टिवल होगा, स्नो फेस्टिवल होगा, जिससे कि सीधे तौर पर लोगों को फायदा होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। और टूरिज्म अगर बढ़ेगा तो लोगों का रोजगार भी जो है वो बढ़ेगा, लोगों के साधन बढ़ेंगे, लोकल लोगों में कितनी खुशी का माहौल है, क्योंकि उनको भी सीधे तौर पर फायदा इस फेस्टिवल से होगा। हाँ बिल्कुल शिपन, आपने सही कहा कि लोकल लोगों की बात करूं तो वहां पर लोगों में इतना उत्साह है कि लोग पिछले 1 सप्ताह से इस आयोजन की तैयारियों में जुट चुके हैं और लगातार जो छोटे छोटे दुकानें लोग वहां पर लोगों ने अपना सजाना शुरू कर दी है, क्योंकि ऐसे फेस्टिवलों से वहां पर स्नो या विंटर फेस्टिवल होने से वहां पर रोजगार की जो मौके हैं, वो अवसर जो है वो काफी बढ़ेंगे और इस सर्कल की वादी को भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाम पर इसको पहचान मिलेगी, जिसके चलते टूरिस्ट जो पहले इस इलाके में नहीं आते थे वह भी इस इलाके का रुख करेंगे, क्योंकि फैसिलिटीज के नाम पर यहाँ पर बहुत कम फैसिलिटी होने की वजह से जो टूरिस्ट है, बाहरी टूरिस्ट है, वो बहुत कम आते थे। लेकिन अभी जो विधायक निर्वाचित विधायक है, उन्होंने कहा कि फैसिलिटीज के लिए वह पूरा जोर लगाएंगे और वैसे इलाके की बेहतरी के लिए और इसको पूरी पहचान दिलाने के लिए भी काम किया जाएगा। उन्होंने प्रशासनिक अदारे के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, जो जितने भी बिजनेसमैन हैं उस इलाके के, जहाँ जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको भी मंत्रित किया है और कहा है कि इस विंटर सीजन विंटर जो फेस्टिवल है इसके चलते लोगों ठीक है रंजीव, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता यहाँ पर कठुआ से अपडेट कर रहे थे किस तरीके से विंटर फेस्टिवल का आयोजन 21 जनवरी को होगा, जिसका कि सीधा श्रेय बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह को जाता है, क्योंकि उन्होंने ये अपील की थी आला अधिकारियों के सामने, डीसी के सामने, कि यहाँ पर विंटर फेस्टिवल होना चाहिए, जिसको कि अब मंजूरी मिल चुकी है और 21 जनवरी को यहाँ पर विंटर फेस्टिवल होगा। दूर दराज के इलाकों से और बाहर से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और खास तौर पर स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा खुशी है, क्योंकि जहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्राप्त होंगे वहीं पर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज।